बंगाल में तृणमूल कांग्रेस है, लेफ्ट फ्रंट है, ममता दीदी है। पहले वो कांग्रेस पार्टी में हुआ करती थी, कांग्रेस पार्टी के साथ लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ लड़ी और फिर जब सत्ता आई तो फिर कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया। ठीक है, ठीक है। देखिए, दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है और दूसरी तरफ विपक्ष। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हिंदुस्तान अगर प्रगति करेगा तो सब लोग इस प्रगति में शामिल होंगे। गरीब लोग शामिल होंगे, मजदूर, किसान, सब लोग शामिल होंगे। लेफ्ट फ्रंट और ममता जी की सोच है कि रोजगार के बिना, उद्योग के बिना प्रगति हो सकती है। वो सोचते हैं कि बंगाल को रोजगार की कोई जरूरत नहीं है, फैक्ट्री की कोई जरूरत नहीं है, इंडस्ट्री की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी के लोग हैं, उनकी सोच है कि 2-3 चुने हुए बिजनेसमैन को पूरा का पूरा प्रदेश पकड़ा दो, गरीबों को भूल जाओ, किसानों को भूल जाओ, मजदूरों को भूल जाओ, दलित आदिवासियों को भूल जाओ और ऐसे देश चलाओ। कांग्रेस पार्टी पार्टनरशिप चाहती है। कांग्रेस पार्टी उद्योग दिलाना चाहती है, रोजगार दिलवाना चाहती है, मगर फिर प्रगति में किसान को, मजदूर को, गरीब व्यक्ति को भी शामिल करना चाहती है। यह फर्क है सोच में। पिछले 10 साल में यूपीए सरकार ने 15 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला है। छोटा काम नहीं। इतिहास में पहली बार 15 करोड़ लोग 10 साल में गरीबी से निकले। कैसे निकले? एक तरफ हमने आर्थिक प्रगति की, इंडस्ट्री लाए, बिजनेस चालू किए, बिजली का काम किया, पानी का काम किया, रोजगार का काम किया। और दूसरी तरफ हमने गरीबों को मदद की, गरीबों को शामिल किया, गरीबों को अधिकार दिए। यह पार्टनरशिप गरीबों के बीच में और उद्योगपतियों के बीच में, यह पार्टनरशिप हिंदुस्तान को तेजी से आगे ले जा सकती है। गुस्से की कोई जरूरत नहीं है, भाईचारे की जरूरत है, प्यार की जरूरत है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने आपको कहा, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। सुभाष चंद्र बोस जी ने आपसे कहा, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। यह देश प्यार से चलता है, यह देश भाईचारे से चलता है, यह देश गुस्से से नहीं चलता है, यह देश बंटवारे से नहीं चलता है। अब आप देखिए, मेरा ममता जी से पुराना रिश्ता है और मेरे पिता के साथ ममता जी काम करती थी और इज्जत करता हूं मैं ममता जी, इज्जत करता हूं। और जो भी मैं उनके बारे में बोलता हूं, प्यार से बोलता हूं, गुस्से से नहीं बोलता हूं। वो ममता जी पहले कांग्रेस पार्टी में थी और मैं उनकी इज्जत करता हूं। मेरे शब्दों में और मेरे दिल में आपको गुस्सा नहीं सुनाई देगा, मगर आप ममता जी का भाषण सुनिए, मोदी जी का भाषण सुनिए और उनके भाषण में गुस्सा सुनाई देता है, क्रोध सुनाई देता है। देखिए, मोदी जी को तो मैं नहीं समझा पाऊंगा। वो तो मतलब
वो नैया पार कर गए हैं, वो वापस नहीं लौट सकते हैं। मगर ममता जी का दिल साफ है, उनको मैं बता सकता हूं, ममता जी, प्यार से भी काम किया जा सकता है। अब देखिए, प्यार से हमने हिंदुस्तान को आगे बढ़ाया, मनरेगा दिया, हर गरीब व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार दिया। पैसा कैसे बना? प्रगति से, जब फैक्ट्रियां लगी, रोजगार आया, हिंदुस्तान तेजी से आगे बढ़ा, ग्रोथ रेट तेजी से आगे गया, बिजली आई, पानी आया, पैसा बना। पैसा किसको दिया हमने? गरीबों को दिया। कैसे दिया? 30,000 करोड़ रुपए साल का मनरेगा में डाला, हर गरीब व्यक्ति को रोजगार दिया, 100 दिन का रोजगार। हमने ये नहीं पूछा भैया कहां के हो तुम, किस जात के हो, क्या धर्म है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, नहीं। हमने सिर्फ ये पूछा भैया हिंदुस्तानी हो? हां हूं, ले 100 दिन का रोजगार। अब हमने दिया 100 दिन का रोजगार, हमने दिया 100 दिन का रोजगार का अधिकार। ममता जी देती है 35 दिन, बाकी प्रदेशों में 100 दिन मिलता है, असम में 90 दिन मिलता है, वेस्ट बंगाल में 30-35 दिन मिलता है। जो आपको मिलना चाहिए वो आप तक नहीं पहुंचता है। मनरेगा की बात की, उससे भी बड़ी बात कर देता हूं, मनरेगा से भी फायदेमंद प्रोग्राम, भोजन के अधिकार का प्रोग्राम। इस देश में करोड़ों गरीब लोग भूखे सोते हैं, उनके बच्चे भूखे सोते हैं, गांव में भूखे सोते हैं। सोनिया जी ने कहा, मनमोहन सिंह जी ने कहा कि देश में प्रगति आ गई है, हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान की सरकार के पास है। हिंदुस्तान में भूख नहीं होनी चाहिए, भूख को मिटा देना चाहिए। क्या किया हमने? भोजन का अधिकार दिया। आज हिंदुस्तान में गारंटी करके हर गरीब व्यक्ति को 1 रुपए में अनाज दिया जाता है पूरे हिंदुस्तान में। वेस्ट बंगाल हिंदुस्तान का भाग है, मगर वेस्ट बंगाल में आपको भोजन का अधिकार नहीं दिया जाता है। हिंदुस्तान की सरकार ने कानून बनाया है, मगर बंगाल में वो कानून लागू नहीं किया जा रहा है। शेम शेम, बिल्कुल। थोड़ा मैं भ्रष्टाचार के बारे में भी कहना चाहता हूं। ममता जी आई, लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ लड़ी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ी, और आज अखबार में पढ़ा जाता है कि शारदा चिट फंड स्कैम बंगाल में हुआ, और जिन लोगों ने यह काम किया उनको ममता जी की सरकार बचा रही है, उनको बचाने की कोशिश कर रही है। 20 लाख लोगों का नुकसान हुआ है। ममता जी चीफ मिनिस्टर हैं, कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई नहीं हो रही है। स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट टैक्स स्कैम में कितने लोगों का नुकसान हुआ, बताइए जरा मुझे। कितने? 55 लाख लोगों का नुकसान हुआ। प्राइमरी टीचर की रिक्रूटमेंट हुई, किसको लोगों को फायदा मिला? तो देखिए, ममता जी का एक बात कहनी पड़ेगी, ऑपोजिशन का काम बढ़िया था, सरकार का काम बेकार है। सरकार नहीं चलाई जा रही। 6 महीने पहले हम आपके पास आए और हमने आपसे पूछा, बंगाल की जनता से पूछा, बाकी प्रदेशों की जनता से पूछा, देखिए पिछले 10 सालों में यूपीए सरकार ने गरीबों को अधिकार दिए, गरीबों के पैर के नीचे एक मजबूत फर्श तैयार की, अधिकार की फर्श तैयार की।
रिक्शा वालों से बात की मैंने, कुलियों से बात की, मजदूरों से बात की, महिलाओं से, दलितों से, आदिवासियों से, अलग अलग लोगों से मैंने बातें की। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बात की, 35 मीटिंग मैंने की, बाकी नेताओं ने की। हमने आपसे पूछा, भैया एक बात बताइए, यूपीए 3 आएगी तो क्या करना चाहिए? विकास में गरीबों को जोड़ने के लिए क्या करना चाहिए? शहर में गरीब लोग होते हैं, गांव में गरीब लोग होते हैं, उनके लिए क्या करना है? हमने आपको नहीं बताया। जैसे दूसरे लोग भाषण करते हैं, सब कुछ जानते हैं, सब समझते हैं, हम आपके पास आए, आपसे पूछा और आपने हमें 3 चीजें कही। आपने हमें कहा कि देखिए, गरीब लोग भी बीमार होते हैं, कि गरीब लोगों को भी अस्पताल की जरूरत होती है, गरीब लोगों को भी ऑपरेशन की जरूरत होती है। हम जाते हैं अस्पताल में, कपड़े फटे होते हैं, जेब में पैसा नहीं होता है, पहले हमारे कपड़े देखते हैं और फिर दूसरा सवाल हमसे पूछते हैं, भैया बताइए कपड़े फटे हैं, बताइए जेब में पैसा है? और जब हम कहते हैं भैया जेब में पैसा नहीं है, तो कहते हैं आप बाहर जाइए यहां से, आपके लिए कोई जगह नहीं। मेरे पास मां आती है, 6 साल के बच्चे लाती, खड़ी हो जाती है मेरे सामने, मुझे कहती है, राहुल जी देखिए मेरा बच्चा है, 6 साल का है, डॉक्टर ने कहा है कि इसके दिल में छेद है, सांस लेने में मुश्किल हो रही थी, मैं ले गई अस्पताल इसको, डॉक्टर कहता है दिल में छेद है, 2 साल में मर जाएगा। बच्चा ऊपर देखता है, मेरी ओर देखता है, मां की ओर देखता है, घबराहट महसूस करता है, कभी कभी आंख में से आंसू निकल आता है, मां के आंख में से आंसू निकलता है और फिर मां मुझसे सवाल पूछती है, राहुल जी मुझे बताइए, डॉक्टर ने कहा है 2 साल में ये मर जाएगा, मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास फटे कपड़े हैं, मैं इस बेटे का क्या करूं? मैं इसको क्या बताऊं? कैसे समझाऊं इसको कि ये 2 साल में मरने वाला है? ये सवाल मुझसे पूछते हैं, एक मां नहीं पूछती। लाइन लगी हुई, किसी के बच्चे के दिल में छेद, किसी को कैंसर, किसी बुजुर्ग को दिल में बीमारी, किडनी में बीमारी, हजारों लोग हैं। बाहर से अस्पताल को देखते हैं, चमकते हुए अस्पताल को देखते हैं, अपोलो हॉस्पिटल को देखते हैं, एस्कॉर्ट के हॉस्पिटल को देखते हैं, दरवाजे बंद मिलते हैं। सड़क पे मजदूरों से बात करता हूं, मुझे कहते हैं राहुल जी 4 दिन हम काम करते हैं, गर्मी में काम करते हैं, हाथ फट जाते हैं, पानी नहीं मिलता, 4 दिन काम करते हैं, 5वें दिन हम बीमार हो जाते हैं। बीमार होते हैं, दवाई की जरूरत पड़ती है, दवाई खरीदते हैं, जितना 4 दिन में बनता है उतना 1 दिन में गायब हो जाता है। ठीक होते हैं, फिर मजदूरी करते हैं, 4 दिन मजदूरी दवाई, 4 दिन मजदूरी दवाई, 4 दिन मजदूरी दवाई, ऐसे हमारी जिंदगी निकल जाती है। ये कहते हैं हिंदुस्तान के मजदूर। ये जो बड़े बड़ी इमारतें बन रही है, ये जो इमारत बन रही है, ये मजदूर बनाते हैं, ऐसी जिंदगी जीते हैं ये लोग। आपने हमें कहा देखिए, जो अधिकार अमीर व्यक्ति को मिलता है, जो पैसे से खरीदता है, वो अधिकार गरीब व्यक्ति को मिलना चाहिए। आपने कहा, रिक्शा वालों ने कहा, कुलियों ने कहा, गरीब लोगों ने मुझे कहा कि देखिए, जब हम अस्पताल में जाएं, जब वो मां अपने बेटे को अस्पताल में ले जाए ऑपरेशन के लिए, फटे कपड़े हों, अच्छे कपड़े हों, हमारा इलाज मुफ्त में होना चाहिए, आपने ये हमें कहा है। और मैं आपको यहां से कहना चाहता हूं, यूपीए की सरकार आएगी तो हमारे जो गरीब मजदूर हैं, गरीब किसान हैं,
ठेले वाले लोग जो हैं, जो सड़क पे सोते हैं वो लोग, जो कलकत्ता में सड़क पे सोते हैं वो लोग, उनको मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के अस्पताल में चाहे कोई भी ऑपरेशन होगा आपके लिए मुफ्त में होने वाला है। 1 रुपया नहीं लगेगा, 1 रुपया नहीं लगेगा। आप अपने बटुए घर छोड़िए, जाइए अस्पताल में, मुफ्त में आपका इलाज होगा। और उन मजदूरों से मैं कहना चाहता हूं, किसानों से कहना चाहता हूं, उन्हीं अस्पतालों में मुफ्त में आपको दवाई मिलेगी, 1 पैसा नहीं देना पड़ेगा आपको, हिंदुस्तान की सरकार गारंटी करेगी। दूसरी बात आपने मुझे कही, दूसरी बात आपने मुझे कही, और कलकत्ता में जो लोग सड़क पे सोते हैं वो इस बात को अच्छी तरह समझेंगे। अलग अलग शहरों में, दिल्ली में, कलकत्ता में, बेंगलोर में, वो लोग जिनके सिर के ऊपर छत नहीं है, उन लोगों से मैं बात कर रहा हूं, आपसे भी बात कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग भी उनका दर्द समझते हो। उनका दर्द आपका दर्द है, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी के लोग हो, आप बीजेपी के नहीं हो। उनको मैं कहना चाहता हूं कि यह देश आपका देश है, और हम आपके सिर के ऊपर एक मजबूत छत डालना चाहते हैं। हर गरीब व्यक्ति को गांव में, शहर में हम एक छत देना चाहते हैं। देखिए, गरीब लोग शहर में सड़क पे सोते हैं, कोई लोग स्लम में रहते हैं। जैसे आपकी शर्ट है ना नीली रंग की, नाम क्या आपका? सोहेल खान जी, जैसे आपकी नीली शर्ट है ना, वैसे प्लास्टिक की नीली पन्नी होती है, दिखती है शहरों में, हिंदुस्तान के शहरों में। जब जहाज मुंबई में लैंड करता है, धारावी में नीली शीट दिखती है, पानी टपकता है, बारिश आती है, पानी टपकता है। कभी बच्चों को इस तरफ करना पड़ता है, कभी बच्चों को इस तरफ करना पड़ता है। जोरों से आंधी आती है, छत उड़ जाती है, गांव में छप्पर होती है, पानी टपकता है, कभी इस साइड सोते हैं, कभी उस साइड सोते हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, जैसे हमने आपको भोजन का अधिकार दिया, जैसे हमने आपको रोजगार का अधिकार दिया, वैसे हम हर गरीब व्यक्ति को छत का अधिकार देने वाले हैं, गांव में और शहर में। ये जो आपकी नीली शीट है, आप इसको अब उठा के फेंक दो, ये जो छप्पर है इसको उठा के फेंक दो। हिंदुस्तान की सरकार आपको सीमेंट की छत देने वाली। आजकल क्या होता है, गांव में अगर आप जाएंगे, 3-4 इंदिरा आवास आती, लड़ाई हो जाती, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को चाहिए होती है, 3 लोगों को मिलती, लड़ाई होती। अब सुन लो, 2014 में अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो गांव में, शहर में 10 आवास की जरूरत होगी तो 10 जाएंगे, 20 की जरूरत होगी तो 20 जाएंगे, 30 की जरूरत होगी तो 30 जाएंगे, 40 की तो 40, 50 की तो 50, 100 की तो 100, 1000 के तो 1000। मगर 5 साल के अंदर अंदर हिंदुस्तान के हर गरीब के सिर के ऊपर हम एक मजबूत छत डालेंगे, कलकत्ता में डालेंगे, आप देख लेना। आखिरी बात आपने हमें कही, और यहां बुजुर्ग लोग दिखाई दे रहे हैं, कोई सेना में काम करता है, पूरी जिंदगी दे दी, किसी ने खेती की, पसीना दिया, खून दिया, किसी ने मजदूरी की, किसी महिला ने आंगनवाड़ी का काम किया, किसी ने स्कूल में सिखाया। जब आप बुजुर्ग हो जाते हैं, हिंदुस्तान आपको भूल जाता है, आपको कहता है जाओ गांव में जाओ, शहरों में जाओ, चारपाई पे लेट जाओ और अपने दिन गिनना शुरू कर दो। ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहिए हमें। किसी प्रदेश में 100 रुपए का पेंशन मिलता है, किसी प्रदेश में 200 का,
किसी प्रदेश में महिलाओं को मिलता है, किसी प्रदेश में विधवाओं को मिलता है, किसी प्रदेश में किसी को नहीं मिलता है। नहीं, ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहिए हमें। हम गारंटी करके हर गरीब व्यक्ति को शहर में, गांव में कम से कम पेंशन दिलवाएंगे और सीधा उसके जेब में हम पैसा डालेंगे, आधार के माध्यम से सीधा जेब में पैसा डालेंगे। 3 काम आपने कहे हैं, 3 काम हम आपको करके दिखाएंगे। जैसे हमने मनरेगा किया, जैसे हमने भोजन का अधिकार किया, हम ये 3 काम भी करके दिखाएंगे। इसके लिए पैसा कहां से आता है? आसमान से नहीं टपकता है। जब प्यार की राजनीति होती है, जब मिल के सब लोगों को हम आगे ले जाते हैं, पैसा निकलता है, पैसा आता है। उस पैसे को हम आपके लिए इस्तेमाल करते हैं। अब यहां युवा खड़ा हुआ है। समय हुआ करता था जब आपका शहर पूरी दुनिया में जाना जाता था। जो यहां बुजुर्ग बैठे हैं शायद उनको याद होगा, पूरी दुनिया कलकत्ता को पहचानती थी, जानती थी। इंग्लैंड में बातचीत होती थी, कलकत्ता के बारे में बातचीत होती थी। ये दिल्ली राजधानी है, मगर ये शहर कुछ कम नहीं। इसका आप अगर इतिहास देखें, दिल्ली से कम नहीं है, मुंबई से कम नहीं, मगर आप फंसे हुए हो। सालों से आप फंसे हुए हो और यहां लाखों युवा खड़ा है और एक ही सवाल पूछ रहा है, और वो सवाल मैं भी पूछना चाहता हूं। कलकत्ता के युवा को बंगाल की सरकार रोजगार कब देगी? ये किसके लिए रुके हुए हैं? ये किसके लिए ठहरे हुए हैं? 30-40 साल लेफ्ट फ्रंट रुकी रही, अब ममता जी रुकी रही है। किसके लिए रुके हुए हैं ये? देखिए, आप शर्ट पहनते हो, आप शर्ट पहनते हो, जूता पहनते हो, टी शर्ट पहनते हो, प्रेस वाले कैमरा लिए घूम रहे हैं, मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हो। एक काम करना, आज शाम को इसके पीछे देखना, मोबाइल फोन को खोल के देखना। जो हमारे प्रेस के मित्र हैं, ये आप अपने लेंस को देखना, कैमरा को देखना, उसके पीछे लिखा होता है मेड इन चाइना। देख लीजिए, मोबाइल फोन की बैटरी को देख लीजिए, मेड इन चाइना। जहां भी देखें मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। इलेक्शन चल रहा है, राजनेता एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, गुस्सा फैला रहे हैं, मगर जो सच्चा सवाल है वो सवाल कोई नहीं पूछ रहा है। सच्चा सवाल यह है, सच्चा सवाल अमेरिका का राष्ट्रपति जानता है, समझता है, उसको समझ आ गई बात। उससे पूछा कुछ दिन पहले, उससे पूछा, भैया एक बात बताइए ओबामा साहब, आप डरते किससे हो? और ओबामा जी कहते हैं, 2 देशों से मुझे घबराहट होती है। कौन से देश? एक नंबर पे चीन, दूसरे नंबर पे हिंदुस्तान। अब यहां आपके नेता हिंदू को मुसलमान से लड़ाने में लगे हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ाने में लगे हैं, कोई महिलाओं को पीट रहा है। और ओबामा जी को समझ आ गई बात कि भाई कंपटीशन या चीन से आएगा या हिंदुस्तान से आएगा, और कहीं से नहीं आ सकता। वो इस बात को समझ गए। वो कहते हैं चीन एक नंबर पे है, हिंदुस्तान दूसरे नंबर पे। वो गलत कहते हैं, क्योंकि आज हिंदुस्तान में वो शक्ति है कि हिंदुस्तान पहले नंबर पे जा सकता है, चीन दूसरे नंबर पे जा सकता है। वो शक्ति आपके अंदर भरी हुई है और इस शक्ति को आपके नेता आपको पहचानने नहीं दे रहे हैं।
वो नहीं पहचानने देना चाहते हैं, उनका नुकसान होगा। मोदी जी का नुकसान होगा जिस दिन आप अपनी शक्ति को पहचान गए, क्योंकि उनकी जो राजनीति है, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने की राजनीति, वो खत्म हो जाएगी और मोदी जी गायब हो जाएंगे। अब देखिए, मैं उस दिन को देखना चाहता हूं, वो उस दिन को देखना चाहता हूं जब कलकत्ता का युवा अपनी घड़ी को देखे, अपने मोबाइल फोन को देखे, जब कलकत्ता के जो प्रेस वाले हैं अपने कैमरा को देखें, कलकत्ता की महिला अपने जूते को देखे, उस पर लिखा हो, बड़े अक्षरों में लिखा हो, मेड इन कैलकाटा, मेड इन इंडिया, मेड इन वेस्ट बंगाल। वो दिन आप देखना चाहते हो, वो दिन मैं देखना चाहता हूं। और मैं आपको सीधा बता देता हूं, तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट वो दिन आपको 23वीं सदी तक नहीं दिखा सकते। 50 साल लगा दिए, 300 और साल लगेंगे। कांग्रेस पार्टी वो आपको 5 साल में दिखा सकती है। हमने काम शुरू कर दिया, दिल्ली से लेकर मुंबई, मुंबई से लेकर तमिलनाडु, मुंबई से लेकर चेन्नई, चेन्नई से लेकर बेंगलोर और दिल्ली से लेकर कलकत्ता, हमने मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर बनाना शुरू कर दिया। मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर क्या है? इतनी चौड़ी सड़क है, उसकी एक तरफ माल ढोने वाली रेलवे लाइन है, बिजली का साधन, पानी का साधन, रीढ़ की हड्डी, मैन्युफैक्चरिंग की रीढ़ की हड्डी हम बना रहे हैं। चेन्नई से लेकर कलकत्ता तक, उधर हम उद्योगपतियों को जमीन देंगे। एक उद्योगपति को नहीं, हजारों उद्योगपतियों को, सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को नहीं, बड़े उद्योगपतियों को और छोटे उद्योगपतियों को, सबको। और उसको हम आपसे जोड़ेंगे, कलकत्ता के युवा से हम जोड़ेंगे। कलकत्ता में आके खत्म होता है मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर, और करोड़ों युवाओं को, बंगाल के करोड़ों युवाओं को उस कॉरिडोर से रोजगार मिलने वाला है। एक दिन ओबामा जी अपनी घड़ी देखेंगे, उस पर लिखा होगा मेड इन कलकत्ता। यह सपना है, और यह सपना सिर्फ मैं नहीं देखता हूं, यह सपना हिंदुस्तान का करोड़ों युवा देखते हैं। 70 करोड़ लोग, 70 करोड़ लोगों का एक नया वर्ग तैयार हुआ है। मैंने आपसे पहले कहा 15 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला, अब 70 करोड़ लोगों का एक नया वर्ग तैयार हुआ है। ये कौन लोग हैं? पढ़ाई, छोटे किसान, रिक्शा वाले, कुली, मट्टी से काम करने वाले, कुम्हार, नाई, आंगनवाड़ी की महिलाएं, ये लोग जो अपने हाथों से इस देश को चलाते हैं, रोज अपना पसीना देते हैं। 70 करोड़ लोग हैं, ये बीपीएल लाइन से ऊपर है और मिडिल क्लास से ये नीचे है। कलकत्ता को ये लोग चलाते हैं, ठेले वाले, ये लोग। इन 70 करोड़ लोगों को आने वाले 5 साल में कांग्रेस पार्टी मिडिल क्लास में डालना चाहती, मध्यम वर्ग में डालना चाहती। कैसे डालेगी? मैंने आपको अधिकार की बात बताई, मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की बात बताई। शिक्षा की मैं थोड़ी बात करना चाहता हूं। हजारों कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोलकर आपके बच्चों को
लाखों करोड़ों बच्चों को अंग्रेजी सिखाकर और स्कॉलरशिप देकर हम इन यूनिवर्सिटी और कॉलेज के दरवाजे आपके लिए खोलेंगे। हम चाहते हैं कि आप लोग रिक्शा वाले, ठेले वाले जो रोज पसीना देते हो, हम चाहते हैं कि आपके बच्चे भी बड़ा सपना देखें। हम चाहते हैं कि एक दिन ऐसा आए जब आपके बच्चे भी छोटा बिजनेस चलाएं, बड़ा बिजनेस चलाएं, कि आपके बच्चे भी हवाई जहाज को उड़ाएं, कि आपके बच्चे भी इन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में काम करें। ऐसा दिन हम देखना चाहते हैं। दूसरी तरफ भी एक सोच है, जो गुजरात मॉडल की बात होती है। क्या भैया? टॉफी मॉडल। मैंने आपसे कहा 30,000 करोड़ रुपए हम मनरेगा में डालते हैं। 45,000 एकड़ 45,000 एकड़ जमीन मोदी जी ने एक उद्योगपति को दी। 2 को नहीं, 3 को नहीं, 1। आप नाम जानते हैं, आप नाम जानते हैं, आप नाम जानते हैं भैया। पहले हर भाषण में मोदी जी कहते थे गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल। अब एक भाषण में नहीं कहते। एक भाषण में अब गुजरात मॉडल का नाम नहीं आता, क्योंकि मैंने आपको गुजरात मॉडल समझा दिया। गुजरात मॉडल का मतलब ठेले वालों से चोरी करो, गरीबों से चोरी करो, किसानों से चोरी करो, मजदूरों से चोरी करो, अदानी जी को दो। यह है गुजरात मॉडल। 45,000 एकड़ एक व्यक्ति को दिया। वही किसान जिसकी जमीन थी, उपजाऊ जमीन थी, वो आज देखता है अपनी जमीन को, मनरेगा में काम करता है, मजदूरी करता है, अपने आप से पूछता है भैया ये क्या हुआ? ये तो मेरी जमीन थी, छीन ली मुझसे। मोदी जी आते हैं टीवी पे, कहते हैं चमकता हुआ हिंदुस्तान, चमकता हुआ हिंदुस्तान, मैं यहां पिस रहा हूं, मर रहा हूं। इंडस्ट्री बंद हो गई गुजरात की, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद पड़ी है। हीरो के मजदूरों से जाके बात कीजिए, खाने को नहीं है। 26,000 करोड़ रुपए अदानी जी को दे दी बिजली में, 10,000 करोड़ रुपए दे दिए जमीन में, 1 रुपए प्रति मीटर। नाम क्या भैया आपका? हाँ, दीपक जी। एक काम कीजिए, अगर आप गुजरात जाएंगे, कभी गुजरात जाएंगे, तो वहां जाइए सरकार के पास। अदानी जी को 1 रुपए में मिलती है, 1 रुपए मीटर में जमीन मिलती है। आप जाइए, 2 रुपए लीजिए, 2 रुपए जेब में ले जाइए, जाइए गुजरात सरकार के पास जाइए, कहिए मैं दीपक हूं, मुझे 2 रुपए के लिए जमीन दीजिए। मार के भगाएंगे आपको, कहेंगे यू गेट आउट। अंग्रेजी में कहेंगे हु आर यू। मगर अगर आपका नाम अदानी होता, 2 रुपए ले जाते तो 2 मीटर, 4 रुपए तो 4 मीटर, 6 रुपए तो 6 मीटर, 1000 रुपए तो 1000 मीटर। खटा खट खटा खट खटा खट। बिजली चाहिए 26,000 करोड़ रुपए, ले मर रहा है किसान, ले। जमीन चाहिए, ले। और क्या चाहिए? दीपक कुछ नहीं, जाओ मनरेगा करो, जाओ भोजन का अधिकार का अनाज खाओ, जाओ, तुम्हारी यहां कोई जरूरत नहीं। कुछ दिन पहले टैगोर जी की मैं एक किताब पढ़ रहा था। किसी ने मुझे कहा अगर आप बंगाल को समझना चाहते हो, बंगाल के लोगों को समझना चाहते हो, बंगाल के इतिहास को समझना चाहते हो, बंगाल की सुंदरता को समझना चाहते हो, आप रविंद्रनाथ टैगोर की किताब पढ़ो। तो मैंने शुरू किया, मैंने उनकी किताब पढ़नी शुरू की। उन्होंने कहा, नदी के बारे में उन्होंने कहा, पानी के बारे में उन्होंने कहा, महिला के बारे में उन्होंने कहा कि जो शक्ति नदी में होती है, पानी में होती है, वो महिला में होती है। जितनी शक्ति ब्रह्मपुत्र में है, जितनी शक्ति गंगा में है, उतनी शक्ति हिंदुस्तान की महिला में है। टैगोर जी ने कहा
दिल्ली में मैंने पोस्टर देखा, उसमें मोदी जी की फोटो थी ऐसी, उनका जो ऐसे ऐसे फोटो थी, कमल का फूल था और उस पर लिखा था महिलाओं को मैं शक्ति दूंगा। वो आते हैं ऐसे भाषण में आते हैं और हिंदुस्तान की जनता को कहते हैं, हिंदुस्तान के किसान को कहते हैं, हिंदुस्तान के मजदूर को, ठेले वाले को, रिक्शा वालों को, कुलियों को कहते हैं 60 साल से तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया तुम लोगों ने, 60 साल से कुछ नहीं हुआ इस देश में। ओबामा जी समझ गया, ओबामा जी हिंदुस्तान की शक्ति को समझ गया। ओबामा जी हिंदुस्तान की महिलाओं को शक्ति समझ गए। मोदी जी आते हैं, कहते हैं 60 साल से यहां कुछ नहीं हुआ, तुम लोग कौन हो? हिंदुस्तान का मजदूर कौन है? इसने क्या किया? ये जो महिला खड़ी है इसने क्या किया? ये युवा क्या करता है? मुझे चौकीदार बनाओ, मैं हिंदुस्तान को बदलूंगा, मैं दूंगा हिंदुस्तान को शक्ति, मैं हिंदुस्तान की महिला को शक्ति दूंगा। टैगोर जी ने लिखा, नदी के किनारे बैठे उन्होंने लिखा कि मैं नदी को देखता हूं और जो शक्ति नदी में दिखाई देती है वो शक्ति हिंदुस्तान की महिला में दिखाई देती है। मोदी जी कहते हैं मैं हिंदुस्तान की महिला को शक्ति दूंगा। आप हंस रही हैं, आपको समझ आ रही है बात? हिंदुस्तान की महिला को, हिंदुस्तान के लोगों को समझ आ रही है बात है। मैं उनको एक सुझाव देना चाहता हूं, प्यार से सुझाव देना चाहता हूं। मोदी जी, हिंदुस्तान की महिला को शक्ति की जरूरत नहीं, हिंदुस्तान की महिला को इज्जत की जरूरत है। आप ऐसे कीजिए, आप ऐसे कीजिए, अपने पोस्टर पे लिख दीजिए मैं हिंदुस्तान की महिला को इज्जत दूंगा। बाकी सब आप हिंदुस्तान की महिला के ऊपर छोड़ दीजिए। ये कर सकती है, ये समझती है, ये जानती है और ये आपको भी समझा देंगी अगर आप इनसे बात करेंगे। मगर वो आपसे बात नहीं करते हैं, वो आपसे बात नहीं करते हैं, वो सिर्फ आपको भाषण देते हैं। वो हिंदुस्तान को समझाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए, हिंदुस्तान को कहां जाना चाहिए, हिंदुस्तान के युवा को क्या करना चाहिए, हिंदुस्तान की महिला को क्या करना चाहिए। हमारी सोच दूसरी है। हम आपसे समझना चाहते हैं हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए। हम आपके पास आते हैं, आपसे पूछते हैं भैया बताइए क्या करना चाहिए हिंदुस्तान को, क्या लगता है आपको? आप हमें बताते हैं, आप हमें बताते हैं मनरेगा दीजिए, आप हमें बताते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर बनाइए, आप हमें बताते हैं भोजन का अधिकार दीजिए, आप हमें बताते हैं प्यार की राजनीति कीजिए। ये फर्क है हमने और उनमें। अच्छा, एक नई पार्टनरशिप बन रही, दूर से देख रहा हूं मैं। पहले पार्टनरशिप थी ममता जी की बीजेपी के साथ, याद होगा आपको, जब सरकार थी एनडीए की, जब सरकार थी एनडीए की तो ममता जी थी। मैं सोच रहा था हेलीकॉप्टर में, ममता जी के नाम की स्पेलिंग कैसे होती है? MAMTA, है ना? M पहला म ममता, दूसरा म मोदी। बात समझ आई? समझ गए ना? पहला म ममता, दूसरा म मोदी। उल्टा भी हो सकता है, पहला म मोदी, दूसरा म ममता, यह भी हो सकता है। मगर पार्टनरशिप बन रही है, हमारी राजनीति दूसरी है। हमारे लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक। हमें सिर्फ हिंदुस्तान का झंडा दिखाई देता है और कुछ नहीं दिखाई देता है।
और अगर आप इस झंडे के हैं, अगर आप इस झंडे को मानते हो, तो चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जात के हो, अमीर हो, गरीब हो, आप हमारे हो, कांग्रेस पार्टी को, और हम आपको प्रगति में शामिल करेंगे, हम आपकी रक्षा करेंगे। अल्पसंख्यक भाइयों से मैं कुछ, भाइयों और बहनों से मैं कुछ कहना चाहता हूं। आपके लिए हमने एक मिनिस्ट्री खोली। आपने हमें कहा देखिए हमारी बात भी सुननी चाहिए, और हमने आपके लिए मिनिस्ट्री खोली। सच्चर कमीशन रिपोर्ट को लागू किया, लाखों स्कॉलरशिप बांटी, हम सबको जोड़कर आगे ले जाएंगे। हिंदुस्तान में डर नहीं होना चाहिए। महिलाएं जाती हैं सड़क पे डरती हैं, अलग अलग लोगों को डराया जाता है। देश में डर की जरूरत नहीं है, गुस्से की जरूरत नहीं है। ये जो लोग डर फैलाते हैं और गुस्सा फैलाते हैं, ये कमजोर लोग हैं, इसलिए ये डर और गुस्सा फैलाते हैं। आप बात को समझिए। गांधी जी निडर थे, किसी से नहीं डरते थे। टैगोर जी किसी से नहीं डरते थे, वो प्यार फैलाते थे, वो भाईचारा फैलाते थे, वो लोगों से गले मिलते थे। 2-3 महीनों से अब मैं चुनाव में भाषण दे रहा हूं, और बीच में जब मैं अपने आप बैठता हूं, सोचता हूं, तो मैं अपने आप से पूछता हूं कि भाई ये जो गुस्सा फैलाया जा रहा है, जो क्रोध फैलाया जा रहा है, इसकी कोई जरूरत है? इससे किसी का फायदा होने वाला है? एक व्यक्ति का फायदा नहीं होगा, सबका नुकसान होने वाला है, सबका नुकसान होने वाला है। मगर आपके जो नेता हैं, हर भाषण में किसी ना किसी की बुराई, किसी ना किसी को गाली, उल्टा सीधा बोलना, लड़ाना, क्योंकि इनके पास देने को कुछ नहीं। नेता सिर्फ एक चीज दे सकता है, नेता सिर्फ प्यार दे सकता है और कुछ दे ही नहीं सकता है। प्यार दे सकता है और आपकी बात सुन सकता है और आपके सामने अपना सिर झुका सकता है। यह होता है नेता का काम, आपके बीच में आना, आपके दर्द को समझना, अपने सिर को झुकाना, अपना जो ईगो होता है उसको कम करना, उसको मारने की कोशिश करना, और आपकी बात सुनकर जो आप कहते हो उसको करना। ये काम होता है नेता। अब मैं आपके साथ रिश्ता बनाना चाहता हूं कि आपको लगे कि जो यहां खड़ा हुआ है ये आपको सच बोल रहा है, ये आपसे दिल से बात कर रहा है। ऐसा मैं रिश्ता चाहता हूं। मैं ऐसा भी रिश्ता चाहता हूं जब आपको लगे मुझसे गुस्सा आए तो आप मुझे सीधा कह दो भैया गुस्सा आया। जब आप मुझसे खुश हो आप सीधा कह दो मैं आपसे खुश हूं। ऐसा रिश्ता चाहता हूं आपसे, और लंबा रिश्ता चाहता हूं, बंगाल से चाहता हूं। और जो भी मैं आपके लिए कर सकता हूं, दिल्ली में, बंगाल में, कलकत्ता में, आपके शहर के लिए, आपके युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, जो भी मैं कर सकता हूं मैं करना चाहता हूं और करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।